morning dear student. Hope you all are good and healthy. Today our subject is हिंदी. आज का हमारा विषय है हिंदी. तो हिंदी में हम पाठ पढ़ने वाले हैं. पाठ 5 है. पाठ 5 मिठाई वाला. ठीक है, पाठ 5 मिठाई वाला है, जिसमें इसके लेखक जो है वो है भगवती प्रसाद वाजपेयी. इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी. तो भगवती प्रसाद वाजपेयी ने मिठाई वाले के बारे में यहाँ पर बताया है कि जो एक फेरी वाला होता है. जैसे आप लोग जब छोटे थे होंगे तो मोहल्ले में खिलौने बेचने वाला, बांसुरी बेचने वाला, चॉकलेट बेचने वाला, ये उसे बेचते हैं, वो बेचने वाला. तो ऐसा ही एक हमारी जो कहानी, आज की जो कहानी में वो है मिठाई वाला. तो वो क्या करता है, ऐसे मोहल्लों में गलियों में क्या करता है, खिलौने बेचता है, मिठाई बेचता है, बांसुरी बेचता है. बच्चों को कुछ चीज़ें वो फ्री में मतलब ऐसे ही देकर चले जाता है, क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं, है ना. उसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं, तो बच्चों को वो ऐसे ही देकर चला जाता है और बहुत खुश होता है उनके साथ खेल कर, उनके साथ बातें करके. उसे बहुत अच्छा लगता है. तो वो आज हम पढ़ेंगे मिठाई वाला. एक कहानी है जो एक फेरे वाले की कहानी है. तो देखते हैं, चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि मिठाई वाला है कौन और इसकी कहानी क्या है. ओके, तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं पाठ 5 मिठाई वाला. इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी. ठीक है. बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला. इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते. तो यहाँ पर एक बेचने वाला है जो, तो वो उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसके स्वर इतने मधुर थे कि बहलाने वाला और खिलौने वाला शब्द को बहुत ही मधुर ढंग से बोलता था कि लोग एक बार सुनते. उसके स्नेही विसिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकान में हलचल मच जाती. छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती. गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता. तो ये जो आवाज़ देता था वो कौन आवाज़ देता था, एक खिलौने वाला आवाज़ देता था, जिसकी आवाज़ को सुनकर युवतियाँ अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आती. और अगर बच्चे कहीं खेल रहे हों, गार्डन में हो, उद्यान में खेल रहे हों, तो उसे घेर लेते खिलौनों को देखकर. बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते. वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते. पूछते, इसका दाम क्या है, और इसका मतलब ये जो तोतली भाषा में बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका दाम क्या है और इसका. खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता. खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला. सागर की हिलोरी की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता. यह राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए. वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू. तो यहाँ पर एक राय विजय बहादुर हैं जिनके 2 बच्चे थे. चुन्नू और मुन्नू उन बच्चों के नाम थे. चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है. तो वो बोल रहा है कि वो तुतली भाषा में बोल रहा है कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है. मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है. मतलब फिर मुन्नू बोल रहे हैं कि और देखो मेरा कैसा सुंदर है. दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे. इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही.
अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। तो जो मुन्नू है वो बोलता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला खिलौने को दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, और वो भी 2-2 पैसे में। मतलब अब 6 महीने बाद खिलौने वाला तो चला गया, ठीक है। अब 6 महीने बाद कौन आया है? एक मुरली वाला आया, मतलब बांसुरी वाला आया, जो बांसुरी भी बजाता है और मुरली भी बेचता है। और कितने पैसे में बेचता है? 2-2 पैसे में। भला इससे उसे क्या लाभ मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि इतने सस्ते में अगर वो बांसुरी को बेच रहा है तो उसने जो मेहनत की है वो भी तो नहीं निकलता होगा, उसको क्या मिलता होगा? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो ये कुछ लोग बातें कर रहे हैं मुरली वाले के लिए या बांसुरी वाले के लिए कि कहीं वो बांसुरी वाला खिलौने वाला ही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेच के जाया करता था, खिलौने बेचता था। बच्चों पेज पलटेंगे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार वह भी था, वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, ठीक है। तो इस प्रकार फिर अब मुरली वाले की क्या हो रही है? रोज चर्चा हो रही है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। तो अब रोहिणी को फिर संदेह होता है, मतलब उसके मन में फिर एक प्रश्न आता है कि कहीं ये खिलौने वाला ही तो नहीं है। तो वो अपने पति को बोलती है कि उस मुरली वाले को बुलाओ, मैं अपने दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू के लिए ले लेती हूँ। क्या पता यह इधर फिर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? फिर वो मुरली को पूछ रहे हैं, बांसुरी के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कितने का बेचते हो या कितने में देते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। मतलब मुरली वाले को देखकर बच्चों की ये हालत होती है कि किसी का जूता छूट जाता है, किसी का पजामा ढीला हो जाता है और किसी की टोपी गिर जाती है। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। तो फिर बच्चे तुतली भाषा में बोलते हैं कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला जो रहता है वो खुश हो जाता है। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। तो वो खुश होकर बोलता है, मैं सबको दूंगा, लेकिन एक एक को देने दो मुझे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं,
और भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो बोलता है, जो चुन्नू मुन्नू के पापा है वो पूछते हैं तो उनको बोलता है कि ठीक है, सबको तो मैं 3-3 पैसे में दिया हूँ, पर आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? तो फिर वो बोलता है कि मतलब वो एकदम से बोलने लगता है कि मैं उसको कम पैसे में भी दे रहा हूँ, फिर भी वो मेरे को ऐसा झूठा साबित कर रहा है। और वो बताता है कि आपको क्या पता ये मुरली कितने में बनती है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो। तो वो बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे 2 ठो निकाल कर दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे तो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। मतलब बच्चे जिस रंग की बांसुरी पसंद करते थे वो उसी रंग की बांसुरी उनको दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। पेज पलटेंगे। यह नारंगी रंग की अच्छा है, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे, मैंने पहले ही से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक से तरह मांगे नहीं ना होंगे। तो एक बच्चा जो है उसको एक बच्चा शायद बगैर पैसे के आ जाता होगा, तो उसको बोलता है कि तुमने अपनी माँ से अच्छे से नहीं मांगे होंगे, इसलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। धोती पकड़कर पैरों पे लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, सब अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है। तो क्या हुआ? ये लो पैसे, वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तो इस प्रकार मुरली वाला जो है बहुत सारी बातें करता है बच्चों के साथ, और जिसके पास पैसे नहीं है उनको भी बांसुरी देता है, और वो फिर कहता है अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तीसरा पार्ट देखेंगे, तीसरा भाग। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। तो रोहिणी फिर से सारी बातों को सुन रही थी और सोचती है कि इतना सस्ता कोई नहीं बेचता है सामान, और उसके बारे में सोचने लगी कि वह अच्छा आदमी होगा। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मतलब ये जो काम कर रहा है वो अपने पेट के लिए ही कर रहा है, क्योंकि जब तक वो सामान नहीं बेचेगा उसे पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खा नहीं पाएगा, है ना।
इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। तो तुरंत फिर दूसरे गली में उसकी आवाज़ सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चे के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। चौथा भाग देखेंगे 8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद, 8 मंथ बाद। ठीक है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानु लंबित केस राशि सुखा रही थी। मतलब नहाने के बाद वो छत पर अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला। तो अब रोहिणी को आवाज़ सुनाई दे रही है, बहलाने वाला, मिठाई वाला। पहले क्या सुनाई दिया था? बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके बाद सुनाई देता है बहलाने वाला, मुरलिया वाला। अब कौन सी आवाज़ सुनाई दे रहा है? बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो चलिए देखते हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। तो ये आवाज़ रोहिणी को समझ में आ रहा था कि ये आवाज़ उसी खिलौने वाले का है या उसी मुरली वाले का है ना। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। तो अब वो मुरली वाले को, उस खिलौने वाले को देखना चाहती थी, इसलिए अपनी दादी को बोलती है कि दादी, उस मिठाई वाले को बुला लो, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लूँगी। मतलब वो उसे देखना चाहती थी, इसलिए उसको अपनी दादी को बोलती है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? तो अब वो मिठाई की पूरी बता रहा है कि मिठाई कैसी है, मिठाई में क्या गुण है ना। तो मिठाई के बारे में बता रहा है कि कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ जायकेदार है और बहुत देर तक बच्चों के मुंह में रहती है, जल्दी नहीं घुलती है। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब 1 पैसे में 16 गोली वो देता है मिठाई का। ठीक है। तो पेज टर्न करेंगे। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो बोलता है कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, मैं 1 पैसे में 16 नहीं, क्या बोलना चाहिए, 16 नहीं दे सकता। मैं 1 पैसे में 16 ही गोलियां दे सकता हूँ, 25 नहीं दे सकता, ये मेरे लिए नुकसान होगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। अब रोहिणी बोलती है कि दादी, फिर भी बहुत सस्ता है, तो आप 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। तो वो बोलती है 4 पैसे की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। तो बोलती है कि नहीं, 25 नहीं दे रहे हो तो ठीक है, 20 दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? अब रोहिणी को जिज्ञासा होने लगी पूछने की, तो रोहिणी पूछने लगती है और अपनी दादी को बोलती है कि पूछो, यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं,
और भी कई बार आ चुका हूँ। तो खुद बोलता है मिठाई वाला, मैं पहली बार नहीं आया हूँ, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या और कोई चीज़ लेकर? तो बोलती है कि पहली बार सिर्फ मिठाई ही लेकर आए हो, मतलब पहले भी मिठाई ही लेकर आए हो कि और कुछ सामान? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। तो मिठाई वाला बताता है कि मैं इससे पहले खिलौने लेकर आया हूँ और मुरली भी लेकर आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, रोहिणी जो सोच रही थी वो सच निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। तो बोलता है कि मेरे को खाने भर को मिल जाता है और बहुत शांति मिलता है, वो मेरे लिए बहुत ही है, बहुत ही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोलती है, रोहिणी बोलती है, कैसे बताओ? जब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातें को सुनकर आपको दुख होगा। तो बोलता है, जो मिठाई वाला है वो बोलता है कि मैं क्यों ये सारी बातें बताऊं, आप क्या करेंगी जान के, आप जाने दो, दुख होगा आपको। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा। तो बोलती है कि आप अपने बारे में बताइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो बोलती है मैं और भी मिठाई खरीद लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो वो बताता है, मिठाई वाला बताता है कि मैं भी अपने जो शहर में बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब बहुत पैसे वाला था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे, मतलब उसके पास सभी कुछ थे, घर था, बिजनेस थे, गाड़ी थे, नौकर थे, सभी थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, और उसकी पत्नी भी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। फिर वो अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसकी बीवी बहुत सुंदर थी और बच्चे तो और भी सुंदर। उनकी अटखेलियों के मारे घर का कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। तो बोलता है कि पहले इस सारी चीज़ मेरे पास थे, पर अब कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं मरना भी चाहता हूँ तो भी मैं नहीं मर पा रहा हूँ, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो कहीं यहीं कहीं। तो बोलता है कि अब मैं उन बच्चों की खोज में निकला हूँ जो मेरे आसपास होंगे, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे, मतलब वो अब नहीं रहे, तो वो अब जो इन बच्चों को फ्री में जो खिलौने देकर जाता है ना, मुरली देकर जाता है, मिठाई इतने सस्ते दामों में बेच कर जाता है, खिलौनों को इतने सस्ते दामों में बेच के जाता है, वो किस लिए? अपने बच्चों के लिए, कि शायद मेरे बच्चे जो हैं वो दोबारा इन्हीं बच्चों के रूप में जन्म लिए होंगे तो मैं उन्हें खुश कर पाऊँगा। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। तो आखिर मैं इधर उधर सोचता और ऐसे ही घुट घुट के मरता, तो मैंने सोचा कि मैं ये सारे काम करके सुख ले लूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, मतलब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बहुत है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो जो रोहिणी है वो सारी बातों को सुनकर वो भी दुखी होती है और मिठाई वाला भी दुखी होता है। मुझसे लो। तो फिर जैसे ही चुन्नू मुन्नू जो है अपनी माँ को पकड़कर बोलते हैं मिठाई, तो मिठाई वाला बोलता है मेरे से ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। तो रोहिणी जो
पर्दे। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो वो बताता है, मिठाई वाला बताता है कि मैं भी अपने जो शहर में बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब बहुत पैसे वाला था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे, मतलब उसके पास सभी कुछ थे। घर था, बिजनेस थे, गाड़ी थे, नौकर थे, सभी थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, और उसकी पत्नी भी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। फिर वो अपने परिवार के बारे में बताता है कि उसकी बीवी बहुत सुंदर थी और बच्चे तो और भी सुंदर। उनकी अटखेलियों के मारे घर का कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। तो बोलता है कि पहले इस सारी चीज़ मेरे पास थे, पर अब कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं मरना भी चाहता हूँ तो भी मैं नहीं मर पा रहा हूँ, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। तो बोलता है कि अब मैं उन बच्चों की खोज में निकला हूँ जो मेरे आसपास होंगे, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे। मतलब वो अब नहीं रहे तो वो अब जो इन बच्चों को फ्री में जो खिलौने देकर जाता है ना, मुरली देकर जाता है, मिठाई इतने सस्ते दामों में बेच कर जाता है, खिलौनों को इतने सस्ते दामों में बेच के जाता है, वो किस लिए? अपने बच्चों के लिए, कि शायद मेरे बच्चे जो हैं वो दोबारा इन्हीं बच्चों के रूप में जन्म लिए होंगे तो मैं उन्हें खुश कर पाऊँगा। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। तो आखिर मैं इधर उधर सोचता और ऐसे ही घुट घुट के मरता, तो मैंने सोचा कि मैं ये सारे काम करके सुख ले लूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। मतलब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बहुत है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो जो रोहिणी है वो सारी बातों को सुनकर वो भी दुखी होती है और मिठाई वाला भी दुखी होता है। मुझसे लो। तो फिर जैसे ही चुन्नू मुन्नू जो है अपनी माँ को पकड़कर बोलते हैं मिठाई, तो मिठाई वाला बोलता है मेरे से ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। तो रोहिणी फिर उनको पैसे फेंक कर दे देती है मिठाई वाले को। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो वो पैसे को नहीं लेता है और बोलता है मैं पैसा नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो जो उसकी दादी रहती है रोहिणी की, वो बोलती है कि नहीं भाई ऐसा मत कर, पैसा लेकर जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये था मिठाई वाले की कहानी, ठीक है, जिसमें एक जो आदमी रहता है वो एक प्रतिष्ठित आदमी रहता है, जिसके पास बहुत मतलब मकान रहता है, व्यवसाय रहता है, पैसे रहते हैं, सब चीज़ रहते हैं, बट उसकी पत्नी और बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो बच्चों को इसलिए खिलौने बांटता है ताकि उसको ऐसे लगता है कि उसके बच्चे यहीं कहीं फिर से जन्म लिए होंगे, तो मैं उनको ये खिलौने देकर, ये मिठाई देकर, ये मुरली देकर खुश कर सकूँगा, है ना। तो ये है मिठाई वाले की कहानी कि वो किस लिए सस्ते दामों में खिलौने देता था, मिठाई देता था और मुरली देता था और बच्चों के साथ बातें करता था, हंसता खेलता था। तो आई होप आप लोगों को पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके प्रश्न अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, ठीक है। इसके प्रश्नों के अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आप लोग इसे पढ़ेंगे, पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 32, पेज टर्न करेंगे। यहाँ देखेंगे फेरी वालों की आवाज़ें, ठीक है, ये है फेरी वालों की आवाज़ें। तो ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है केवल पढ़ने के लिए, तो आपको इसे पढ़ना है।
तो चलिए मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ आपको। तो आप लोग इसे अच्छे से घर पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के पढ़ने के लिए है, ओके। तो हमने आज पढ़ा पाठ 5 मिठाई वाला। आई होप you all are understand. Thank you. Have a nice day.